नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। कविता का नाम ऐ सखी और रचनाकार का नाम अमीर खुसरो। सबसे पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए बच्चों, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको जानकारी दूं बच्चों कि अमीर खुसरो का जो जन्म है वो पटियाला में 1256 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु लगभग 1325 में हुई थी। ये इनका परिचय है, ये इनकी तस्वीर। अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहलियों मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले अमीर खुसरो जी एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार भी थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और सबसे बड़ी खासियत अमीर खुसरो के बारे में यह है बच्चों कि अमीर खुसरो ऐसे प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। बच्चों, आज हम जो हिंदी लिख पढ़ रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी कहते हैं उसे, इसका आविष्कार यानी इसकी कर्ता धर्ता जो है सबसे पहले वो अमीर खुसरो जी हैं। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का उपयोग किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था और उनके ग्रंथों की सूची बहुत लंबी है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है बच्चों, ये बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी उनके बारे में बताऊं कि जो 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था और कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। खुसरो में व्यावहारिक बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। हमेशा अपना जीवन राज्य आश्रय में बिताया, लेकिन राज दरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक भी बने रहे। और बच्चों, बड़ी बात यह है कि भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इनकी ही देन माना जाता है। जहाँ तक मैंने इनके सैनिक जीवन के बारे में बात कही बच्चों, आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। हमने पद्मावत फिल्म में देखा है अलाउद्दीन खिलजी, जो जिनकी सेना में अमीर खुसरो भी थे। लेकिन जब वो चढ़ाई कर रहे थे, चित्तौड़ पर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए जा रहे थे, तो अमीर खुसरो ने उनको मना भी किया था चित्तौड़ पे हमला करने से, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं माना था। तो यह अमीर खुसरो का इतिहास है। अच्छा, यहाँ पर जो उन्होंने कविता दी है बच्चों, ऐ सखी, ये असल में मुकरी हैं। मुकरियाँ क्या होता है? ये पहेलियाँ, जो आपने सुना होगा बच्चों, पहेली आपसे पूछी जाती है, फिर आपको उसका उत्तर देना होता है। तो मुकरियाँ उसी का एक प्रसिद्ध रूप है। उसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ आपके बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना भी होता है, आपकी चतुराई की परीक्षा लेना भी होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां उनके उत्तर दिए। इनकी भाषा इतनी सरल थी बच्चों, सोचिए 14वीं शताब्दी में, आज से 700 साल पहले, कितनी आसान हिंदी में उस समय ये कहते थे। इनकी एक दोहा भी है जो काफी प्रसिद्ध है, गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने, रैन भई, रैन ने अंधेरा भई चहु देश। इतनी आसान शब्दों में इन्होंने कविता, दोहे, मुकरियां लिखी थी जो आसानी से समझ में आती थी। यहाँ पर इनकी ये मुकरियां दी गई है। मुकरियों में बच्चों यहाँ पर क्या है कि सखी, नायिका है, हीरोइन, जो अपनी सहेली से बात करिए। नायिका को राधा भी कहा जा सकता है, क्योंकि अक्सर उस समय के कवि जब लिखते थे तो वो राधा को दृष्टि में रखते हुए कविता लिखा करते थे, कृष्ण राधा। तो राधा यानी नायिका अपनी सखी से बातचीत कर रही है और इस तरह से पहेली पूछती है कि हर बार सखी को लगता है कि इसका उत्तर है साजन। ये जानबूझकर नायिका करती है, उत्तर लगे साजन, लेकिन तब नायिका उसे सुधारती हुई कहती कि नहीं, इसका उत्तर साजन नहीं, इसका उत्तर कुछ और है। यानी इस जरिए से नायिका अपने साजन को भी याद कर रही है, साथ में अपनी सहेली के साथ पहेली भी खेल रही है। ये इन कविताओं में लिखा है। यहाँ ये मुकरियाँ दी गई बच्चों। मैं इन्हें पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, इन्हें आप सिर्फ देखिए। मैं पढ़ूंगा इसलिए नहीं क्योंकि अगर मैंने अभी पढ़ा तो पहेलियों का जो उत्तर है वो आपको पहले से पता चल जाएगा, इसलिए मैं एक एक मुकरियों के साथ आगे बढ़ूंगा। तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए नायिका कैसे अपने सहेली से बोलती है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे। भोर यानी सुबह, जावे मतलब चला जाता है। तो रात को मेरे पास आता है और सवेरे होते ही घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। अचरज यानी आश्चर्य, ये आश्चर्य की बात है। तो नायिका अपनी सहेली से पूछ रही कि बताओ कि रात समय को मेरे पास आता है और सुबह उठते ही वो चला जाता है, तो कौन है वो? तो सखी जो है अभी अंदाजा लगाती है और कहती है कि ए सखी साजन, मतलब वो साजन है। तो उसका उत्तर देते हुए नायिका हंसती हुई कहती है, ना सखी, तारा। यानी रात को तारा मेरे पास आता है, सुबह होते ही तारा चला जाता है। बड़ा अचरज है ये, ऐसा कि कौन? उसका उत्तर है तारा। यानी सखी ने कहा साजन, लेकिन नायिका मजाक करते हुए कहती है नहीं, तारा। अगला है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मतलब जब वो आता है तो शादी होती है। अब देखिए बच्चों, जिस तरह से नायिका पूछ रही है तो ऐसा लगता है, बता रही है तो ऐसा लगता है कि वो किसी साजन के बारे में, दूल्हे के बारे में बात कर रही होगी। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन कोई दूसरा और नहीं होता। मीठे लागे उसके बोल, उसके बोल बहुत मीठे लगते हैं। ऐसा नायिका पूछ रही है, बता रही है। तब उसकी सहेली उत्तर देती है, कहती है ऐ सखी साजन, तो कहती है ना सखी, ढोल। देखो बच्चों, ढोलक के बिना शादी होती ही नहीं। तो इस तरीके से नायिका जो है अपनी सखी को जवाब देती है और सखी निरुत्तर हो जाती है हर बार, हर मुकरी में। अगला है, जब मांगू तब जल भरी लावे। जब मांगती हो तो जल भर के लाता है, ठीक है। मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की प्यास गर्मी को बुझाता है। पानी लाता है, मेरे मन की गर्मी बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, मन से तो बड़ा है, भारी यानी बड़ा, और तन का छोटा, शरीर में वो छोटा है। तो वो कौन है? तो कहती है साजन, साजन है जो आपके मांगने पानी लेकर आता है। तब तक सहेली नायिका कहती, ना सखी, लोटा। मन का भारी तन का छोटा, वो है एक लोटा। अगला, बेर बेर सोवत ही जगावे। बेर बेर यानी बार बार, सोवत यानी सोते नींद में जगाता है। ना जागू तो काटे खावे, और अगर जागू नहीं तो मुझे काटता है, मुझे खाता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल मतलब बेचैन, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, मुझे जगा देता है वो। तब सहेली बोलती है, क्या वो साजन है, तुम्हारा साजन जो तुम्हें जगा देता है, सोने नहीं देता? तो कहती ना सखी, मक्खी। वो मक्खी है, बार बार नींद से जगाता है और नहीं जागो तो काटता है, खाता है। देखिए बच्चों, किस तरह से दो सहेलियों के बीच में आपसी चुहल होती है। अगला है, अति सुरंग है रंग रंगीलो। अति सुरंग यानी सुंदर रंग है, रंग रंगीलो, खूब मस्त है। गुणवंत, गुणवंत यानी गुणवान, बहुत चटकीलो, चमकदार, बहुत चटकीलो। तो ऐसा लगता है किसी नायक के बारे में कह रही है नायिका कि इस तरह से दिखता है, सुंदर दिखता है, चटकीला, गुणवंत है। राम भजन बिन कभी न सोता, दिन रात राम का भजन करता है वो, ऐसा है। तब सखी पूछती है, क्यों सखी साजन? वो जवाब देती, ना सखी, तोता। रंग बिरंगो, गुणवंत, राम नाम लेता है और वो है तोता। तो इस तरह से देखिए किस तरह से नायिका अपनी सखी के साथ मजाक कर रही है। मुकरियां पहेलियों में उत्तर निकालती कुछ है, बताती कुछ है। अर्ध निशा वो आयो भवन। अर्ध निशा यानी आधी रात को, आधी रात को वो आयो भवन, भवन में आता है। भवन यानी घर। सुंदरता वर्णय कवि कौन, मतलब उस जो सुंदरता का वर्णन करता है, वर्णय यानी वर्णन करना, कवि कौन, ऐसा कवि कौन है जो उनकी सुंदरता का इतना प्यारा वर्णन कर सका। निरखत ही मन भयो आनंद, उसको देखकर ही मन में आनंद छा जाता है। तब सखी कहती है, क्यों सखी साजन? कहती है, ना सखी, चंद, चंदा। आधी रात में आता है, सुंदर लगता है, कवि भी उसका वर्णन नहीं कर पाते उसकी सुंदरता का, उसको देखकर मन खुश हो जाता है, और वो है वो चांद। बच्चों अगला, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। शोभा यानी सुंदरता, वो आंखों में एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। आखिन से छिन होत न, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। वो आठों पहर मेरा मनोरंजन करता है। तो उसकी सखी पूछती है कि क्या वो साजन है? तो कहती है, ना सखी, अंजन, आंखों में लगाने वाला काजल, जो हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है और आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। तो वो है अंजन। अगला है बच्चों, जीवन सब जग जासो कहे,
वा बिनु नेक न धीरज रहे, जीवन जग सब। नायिका कहती है कि सब लोग कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। सब जग, सारा संसार जासो कहे, जिससे कहे तो उससे जीवन है। वा बिनु नेक न धीरज रहे, वा बिनु यानी उसके बिना, नेक नेक यानी बिल्कुल भी, तनिक भी, धीरज रहे, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता। हरे छिनक में हिय की पीर, वह क्षण भर में, छिनक यानी क्षण भर में, पल भर में, हिय की पीर हृदय के कष्ट को दूर कर देता है, हर लेता है, दूर करना। तो कहती है क्यों सखी साजन, सहेली पूछती है, सहेली बताती है क्या वो साजन है? तो कहती है ना सखी नी, वो जवाब देती नहीं सखी साजन नहीं, वो तो पानी है जिसके बिना जीवन नहीं, और जो पीते ही दिल की प्यास बुझती है, मन हृदय का कष्ट दूर करती है, पानी। और अगला है अंतिम, बिन आए सब ही सुख भूले। नायिका कहती कि जब वो नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। और जब वो आता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, मन खुशियों से छा जाता है। सीरा भई लगावत छाती, सीरा यानी ठंडक मिलती है, उसे छाती से लगाने पे हृदय शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कौन है? उसकी सखी उसे पूछती है क्यों सखी, क्या वे साजन है? एक बार फिर नायिका बड़ी चतुराई से उत्तर देती हुई कहती है नहीं सखी, वो है पाती यानी पत्र। पत्र आते ही, सीने से लगाते ही मन ठंडा हो जाता है। जब तक वो नहीं आता यानी प्रिय की चिट्ठी नहीं आती तो सब कुछ बुरा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब सुख भूल जाते हैं। और जब वो आता है तो अंग अंग फूल जाता है, उसकी चिट्ठी आती है तो अंग अंग खुशियों से फूल जाता है, और वो है चिट्ठी। तो इस तरह से बच्चों देखा आपने किस तरह से अमीर खुसरो ने, जो 14वीं शताब्दी में हुए थे, बड़ी आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुकरियों के माध्यम से मनोरंजन करते हैं और इस तरह से पहेलियां पूछते हैं बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेने के लिए। इससे पाठक के मन में भी, पढ़ने वाले के मन में भी कुतूहल पैदा होता है। तो धन्यवाद बच्चों, हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। कैसा लगा बताइएगा, मैसेज कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।